गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप। ए रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन द आइडियल रेफ्रिजरेटर based on the ideal vapor compression cycle operates between the -20 degree and 40 degree Celsius. Okay, and refrigerator enter the condenser as saturated vapor. ठीक है, इंटर्स द कंडेंसर। अब देखिए आप यहाँ पे दो एक्सिस बना लेते हैं हम और पीवी डायग्राम बनाना चाहेंगे हम। कौन सा? पीएच डायग्राम। पीएच डायग्राम ये हो गया। अब इनका कहना है कि ये जो कंडेंसर में इंटर कर रहा है ये सैचुरेटेड वेपर कर रहा है। इसका मतलब जो कोई लाइन होगी यहाँ पे, दो प्रेशर लाइन होगी। ये प्रेशर होगा किसका? कंडेंसर का, और ये प्रेशर होगा इवोपरेटर का। क्योंकि ये कौन सा डायग्राम है? पीएच डायग्राम। तो हम तो ये पढ़ते थे कि जो कंडेंसर का जो इनलेट है ये सुपर हीटेड रीजन में पढ़ते थे, कुछ ऐसा पढ़ते थे हम। साइकिल जो हमने पढ़ी थी वो ऐसे पढ़ी थी, ये कुछ पढ़ा था पीएच डायग्राम साइकिल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस है। चेंजेस क्या है देख लीजिए। चेंजेस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट का इंटर है ये क्या है? कंडेंसर एज रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर। इसका मतलब ये यहाँ पे इंटर ना होके यहाँ पे इंटर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर हो रहा है तो साइकिल हमारी ये नहीं बनेगी। अब ये वेपर कंप्रेशन लिखा गया है लेकिन आइडियल वेपर कंप्रेशन है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर कर रही है कंडेंसर से एंड लीव्स द सैचुरेटेड लिक्विड। कंडेंसर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से और यहाँ तक इंटर कर रही है सैचुरेटेड वेपर और आउटलेट हो रही है सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, द इंथैल्पी एंड एंट्रोपी वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एट दिस टेम्परेचर आर गिवन इन द टेबल एंड डिटरमाइंड। ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो 1 और 2 कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में वो क्या, कंप्रेसर में वो एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इंट्रोपी क्या होती है? कांस्टेंट। अब जो लाइन हम आउटसाइड बना रहे थे कि इंट्रोपी कांस्टेंट की लाइन कुछ ऐसी जाती है, तो यहाँ पे इनलेट अब हम अंदर बनाएंगे तो इंट्रोपी कांस्टेंट की लाइन कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, तो अब 1 पॉइंट हमारा ये होगा, 2 पॉइंट ये होगा, 3 पॉइंट ये होगा और 4 पॉइंट ये होगा। समझ में आया? अब ठीक है, अब क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वही चीज हम कर रहे हैं इस कारण। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं बोलेगा कोई कि सर हम यहाँ पे तो तब कंप्रेसर क्या हो जाएगा, कंप्रेसर में वियर आउट हो जाएगा या इसमें। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन जो लैंग्वेज बोल रहा है वो क्वेश्चन, वहां पे अपने कॉन्सेप्ट नहीं लाने आपने कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, वहां आपको जैसा क्वेश्चन लिखा गया आप वैसा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाने आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे H2 कितना है बताओ जरा। सबसे पहले H2 निकाल लेते हैं। H2 बताओ, H2 प्रेशर, ये कौन सा टेम्परेचर? यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा, तो ये है 40 डिग्री सेल्सियस और ये है -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 40 डिग्री सेल्सियस में जो Hg होगा वो कौन सा पॉइंट होगा बताओ जरा। वेट, ध्यान दीजिए 40 डिग्री सेल्सियस में जो Hg होगा वही क्या होगा? H2 होगा। ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस में जो Hg होगा वही क्या होगा? H2 होगा। तो इसका मतलब H2 इक्वल टू क्या हो गया? 200। नाउ H3 इक्वल टू जो ये कंडेंसर का टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस यहाँ पे 40 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, तो 2 पॉइंट का भी 40 होगा, 3 पॉइंट का भी 40 होगा। नाउ 3 पॉइंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? सैचुरेटेड लिक्विड है, तो सैचुरेटेड लिक्विड क्या बताता है? HF बताता है। तो HF कितना है? 80। तो नाउ 80 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और ये क्या है? 200 किलो जूल। एंड यू आल्सो नो दैट H4 इक्वल टू H3।
ठीक है, जो H3 है और H4 ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है जो कि आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, H3 H4 है, मतलब ये भी 80 हो गया। नाउ क्वेश्चन इज कि H1 कितना होगा। अब H1 आपको हमेशा मैंने बताया है कि H1 यदि वेट रीजन में तो ये होगा HF प्लस एक्स HFG, ठीक है। अब X1 निकालना है आपको। X1 निकालने के लिए क्या करते हैं कि दो प्रॉपर्टी, X1 तभी निकलेगा जब दो प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें बराबर होगी, उससे X1 निकल जाएगा। नाउ यू नो दैट फ्रॉम 1 to 2 इट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब S इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अब यदि S इक्वल टू कांस्टेंट है मेरे दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा आपको, S1 इक्वल टू क्या मानोगे आप, S2 मानोगे, ठीक है। S1 इक्वल टू S2 मानोगे। अब बोलेंगे सर S1 इक्वल टू S2, तो S1 तो S2 हम निकाल सकते हैं, तो S1 कहाँ गए दोस्त हमारे, वेट यार कोई आना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किनारे पे, ठीक है। S1 इक्वल टू S2 है। अब देखो, अभी आपको यहाँ पे S1 तो आप निकाल नहीं सकते हो क्योंकि आपको X1 पता नहीं है वेट रीजन में, बट यू नो S2। S2 क्या होगा, जो 40 डिग्री सेल्सियस में जो Sg होगा वो क्या होगा, S2 होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस में Sg कितना है, 0.67। ओके, तो मतलब H2 इक्वल टू क्या है, 0.67, ठीक है। अब 0.67 है, तो यहाँ पे 0.67 और यहाँ पे आप S1 वाला फॉर्मूला लगा दो ताकि X1 निकल जाए। तो S1 वाला फॉर्मूला क्या है, SF X1 SFG। SFG को क्या लिख सकते हैं, SG माइनस HF, ठीक है। तो अब आपको X1 निकालना है, तो X1 आ जाएगा 0.67 माइनस SF। अब ये SF और SG SF किस में निकालना है, देखो जो 1 पॉइंट है ये कौन से टेम्परेचर में, ये टेम्परेचर में -20 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1 पॉइंट यदि -20 डिग्री सेल्सियस में है, तो आपको इसी इसी टेम्परेचर का SF और इसी टेम्परेचर का क्या लेना पड़ेगा, SG लेना पड़ेगा। तो इस टेम्परेचर का SF है 0.07 और SG है 0.7366, ठीक है। तो SF हो गया 0.07, तो ये SF इधर माइनस में चले गया, तो ये आ गया 0.07 डिवाइड बाई SG माइनस SF, ठीक है। X1 तभी निकलेगा जब SG माइनस SF। SG कितना है, 0.7366, ये -20 डिग्री में 0.7366 माइनस SF कितना है, 0.07। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही बताओ जरा, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 0.9 आएगी कि कितनी आएगी, बताओ बताओ जरा, X1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.9 सर। 0.9, ठीक है। X1 की वैल्यू 0.9 आ गई। अब आपको H1 निकल सकता है। अब आप आराम से H1 निकालो, HF प्लस X1 HG माइनस HF। अब बोलोगे सर ये HG HF कहाँ से लाए हम, तो ये HG HF आप H1 जो पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है -20 डिग्री सेल्सियस में, तो ये -20 डिग्री सेल्सियस में HF दे रखा है, HG दे रखा है, ये वाली वैल्यू निकालोगे तो HF कितना है 20 प्लस X1 कितना है 0.9। नाउ HG कितना है 180 माइनस क्या है 20, ठीक है। तो 180 माइनस 20 कितना होता है 160। 160.9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा और 20 करोगे तो 164 आ जाएगा। तो H1 जो निकला वो क्या निकला 164, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया 200 भी हो गया। ये थोड़ा सा पेन सही नहीं लिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ही सही रहेगा, ठीक है। तो आपको
आपको H2 मिल गया है, H3 मिल गया है, H4 मिल गया है, 164 मिल गया। नाउ M डॉट आर दिख रखा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू द, अब ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है किलोवाट में, किलोवाट में मतलब ये रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, किलोवाट वाले को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है M डॉट आर मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू H1 minus H4. Now you know M dot R is equal to 0.025, and you also know H1 is equal to 164, and you also know H4 is equal to 80. So by calculating this you will get 2.1 kilowatt, 2.1 kilowatt. ओके दोस्त, तो हो गई गलती प्रभास, हुई ना गलती, तो यही है, ठीक है। और सीओपी क्या होता है दोस्तों, सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है H1 माइनस H4, एंड वर्क इनपुट क्या होता है बताओ जरा, वर्क इनपुट होता है H2 माइनस H1, तो ये निकाल लो आप, यहां से यहां गए हम, तो H1 कितना है 164, H4 कितना है दोस्तों, H4 है 80, एंड H2 है हमारे पास 200, एंड H1 है हमारे पास 164, एंड इट विल इक्वल टू द 2.333। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन दोस्तों, पूरा सॉल्व करके बता दिया आपको कि देखो जहां पे ये x वाला सीन आएगा वहां पे S1 इक्वल टू S2, ज्यादातर ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि S1 इक्वल टू S2 करेंगे फिर x निकलेगा आपको, ठीक है, जहां पे ये x वाला सीन आता है, ठीक है, ये उसमें भी याद रखना है आपको, ये रैंकाइन साइकिल में भी बहुत ज्यादा आता है। सो आंसर इज 2.1 किलोवाट and second answer is 2.333। ये देखो ये आ रखा है यहाँ पे 2.333। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हो गया है, बढ़े आगे। यस सर। चलो अब तो नहीं करोगे गलत। नो सर, सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था सर, जो लगा वो था कि दोस्तों ये ट्रिकी इसलिए क्योंकि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, मैं यही बोल रहा हूँ कि कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाना है, आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको आप सर मैंने ऐसा पढ़ाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए अब दो तीन VCRS खत्म करेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ के इसके, ठीक है, उसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे एक चीज होती है फ्लैश चैम्बर, ये इतना ज्यादा डिटेल में आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। तो यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर, यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर इन VCRS। अब ये फ्लैश चैम्बर होता क्या है दोस्त, देखो ये होता है कि यदि मैं एक कंटेनर होगा, ठीक है, कंटेनर होगा, ठीक है, वो सेपरेट करेगा वेपर और क्या करेगा, सेपरेट करेगा लिक्विड को, ठीक है, आपको पता है कि लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में ये आना चाहिए आपको कि देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं आपका पीवी डायग्राम में, ठीक है, अब यूज क्यों करते हैं उसको मैं देखता हूँ। पीवी डायग्राम ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब ये जब 4 पॉइंट है दोस्तों, इस 4 पॉइंट में क्या आ रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी आ रहा है और वेपर रेफ्रिजरेंट भी आ रहा है,
पर ये मान के चलो दोस्तों कि जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो हीट गेन करेगा नहीं, ठीक है। हीट गेन कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, मतलब हीट गेन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट, मतलब जिसके पास जो लिक्विड ही ऐसी चीज है जो हीट गेन करेगा रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से, और वो क्या बनेगा, वेपर बनेगा। इसका मतलब कि हम यदि इस लिक्विड और वेपर को दोनों को यदि इवोपरेटर में डाल रहे हैं, इवोपरेटर में यदि 4 पॉइंट वाले को डाल रहे हैं, तो हो क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, इवोपरेटर के साइज को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। क्योंकि वेपर तो पहले ही वेपर बन चुका है, कुछ पोर्शन तो पहले ही वेपर बन चुका है। अब उस वेपर वाले को आप दोबारा इवोपरेटर के अंदर डाल रहे हो तो इवोपरेटर का क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट लगाया गया, ठीक है, इसका नाम है फ्लैश चैम्बर। तो फ्लैश चैम्बर क्या करेगा कि ये क्या करेगा, लिक्विड और वेपर को यदि इसमें डालेंगे तो वेपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, और लिक्विड को क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब यदि मैं इवेपोरेटर में सिर्फ लिक्विड डालूं और इस वेपर को क्या करूं, सीधे सीधे वेपर के जो आउटलेट है उसमें मिला के फिर कंप्रेसर को दे दे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, इवोपरेटर का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑलरेडी वेपर बन चुका था, क्योंकि वो हीट गेन नहीं करेगा रेफ्रिजरेटिंग स्पेस में, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले ही फेज चेंज कर चुका है, तो क्यों हम उसको दोबारा इवेपोरेटर्स में डालें, ठीक है ना। तो वो चीज ये यहाँ पे ये कहलाती है, ठीक है, फ्लैश चैम्बर, ठीक है। तो इसका मैं बोल रहा हूँ एक लाइन, इट इज अ डिवाइस which used to separate the liquid particle from the mixture of refrigerant. It is a device which used to separate the liquid particle from the mixture of refrigerant at the entry of evaporator, and it allows only the liquid particle to enter into the evaporator. ठीक है, and it allows only the liquid particle to enter into the evaporator. अब दो चीजें और लिखनी है यहाँ पे कि इसके बेनिफिट क्या है। ये कर तो लिया हमने, पर इसका बेनिफिट मतलब इससे असर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले दियर इज, हाँ बोलिए सर, एंड इट अलाउज ओनली liquid particle to enter into the evaporator, ठीक है। There is no impact on COP, COP में कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन COP with the use of flash chamber. अगर मैं ऐसा केस, हेलो, हाँ बोलिए सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। कौन सा, देयर इज नो इम्पैक्ट, ये तो लिख ही रहा हूं मैं। नहीं सर, ये यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर का, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू सेपरेट द लिक्विड पार्टिकल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ refrigerant at the entry of evaporator, and it allows only the liquid particle, to enter into the evaporator. To enter into the evaporator, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो लिख रखा मैंने, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन COP विद द यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर, ठीक है। यदि हम
ऊपर वाला केस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया वाला केस देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा सीओपी में, क्योंकि जितनी हीट पहले रेफ्रिजरेटर इवोपरेटर ले रहा था उतनी ही क्या लेगा, बाद में भी लेगा, क्योंकि ये वेपर पार्टिकल कोई भी हीट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले ही क्या वेपर हो चुके हैं, सिर्फ लिक्विड ही फेस चेंज कर रहा था, लिक्विड ही था जो क्या कर रहा था, लेटेंट हीट ले रहा था रेफ्रिजरेटिंग स्पीड से, और खुद क्या बन जा रहा था, यहाँ पे वेपर बन जा रहा था, ठीक है। तो ये दोनों चीज है, तो इस सीओपी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो और दूसरा इफेक्ट नहीं आया, तो इसको लगाने से क्या हुआ, इट हेल्प्स the reducing the size, it helps the reducing the size of evaporator, reducing the size of evaporator, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इवेपोरेटर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब चलो इसका मैं ये दो लाइन के बाद मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये फ्लैश चैम्बर का यूज होता है ये ज्यादातर मल्टी स्टेज सिस्टम में होता है। अब मल्टी स्टेज सिस्टम का क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हैं, हमें बहुत लो टेम्परेचर से बहुत हाई टेम्परेचर तक जाना होता है, ठीक है ना। लो टेम्परेचर मतलब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोवाइड करवाना होता है वो कम टेम्परेचर में करवाना होता है, और क्या करवाना होता है, और जो हीट रिजेक्ट करनी होती है वो हाई टेम्परेचर में देनी होती। तो उसके लिए मल्टी स्टेज मतलब कंप्रेसर एक की जगह क्या लगाएंगे, दो दो कंप्रेसर लगाते हैं हम, ठीक है। दूसरा कभी कभी क्या होता है कि इवोपरेटर दो इवोपरेटर लगा लेते हैं। दो इवोपरेटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक जगह कूलिंग हमें कम टेम्परेचर की चाहिए, दूसरी जगह कूलिंग हमें ज्यादा टेम्परेचर की चाहिए, तो दो इवोपरेटर लगा लेंगे। तो इन इन जैसी सिचुएशन में फ्लैश चैम्बर का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो वो उतना हमें डिटेल में जाना नहीं है गेट के लिए, पर आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैश चैम्बर ज्यादातर मल्टी स्टेज सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। अब आता है दोस्तों, बढ़े आगे, अब आता है Yes, sir. यूजिंग लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर एंड लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजिंग लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट, यूजिंग ऑफ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यूजिंग ऑफ लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। अब ये क्या चीज है वो मैं बताता हूँ आपको। लिक्विड वेपर रीजनरेटिव, और इसे लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, ठीक है, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, कहीं कहीं पे इससे क्या बोलते हैं, लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो अब ये हो लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर। अब ये होता क्या है, ये अभी ध्यान से देखते हैं हम क्या होता है, ये देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं एकदम हल्का सा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडेंसर, ठीक है, ये हो गया आपका कंडेंसर। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका ये कंप्रेसर, क्या आ गया ये कंप्रेसर। ठीक, उसके बाद ये कंप्रेसर से जो आउटलेट गई वो गई एक हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, तो एक हीट एक्सचेंजर को बना लेते हैं एक डब्बा।
ठीक है, अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, है डरना नहीं है अभी। ठीक है, ये क्या है कंप्रेसर और ये क्या है एक्सपेंशन डिवाइस, जो भी थ्रॉटलिंग। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट हो गया, इसे बोल रहे हैं 2 पॉइंट, इसे बोल रहे हैं 3 पॉइंट, इसे बोल रहे हैं 4 पॉइंट। ठीक है, यही 4 पॉइंट यहाँ पे भी है, इसे बोल रहे हैं 5 पॉइंट और इसे बोल रहे हैं 6 पॉइंट। ठीक है, और इसी का नाम है हीट एक्सचेंजर, जो ये नाम दिया है इसी का नाम है हीट एक्सचेंजर। ये इनलेट हो रही है और ये आउटलेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखोगे आप कि इवोपरेटर से जो निकला था रेफ्रिजरेंट, वो क्या कर दिया, किसी हीट एक्सचेंजर में डाल दिया हमने और उसके बाद इसे कंप्रेसर में डाला। समझ में आया? इवोपरेटर से कुछ जो रेफ्रिजरेंट निकला था उसे एक हीट एक्सचेंजर में डाला है, ठीक है, और उसके बाद इसे कंप्रेसर में डाला है। और सिमिलरली कंडेंसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट निकला था, जो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकला था, उसे क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, हीट एक्सचेंजर के अंदर डाल दिया और फिर जाके हमने इस एक्सपेंशन डिवाइस में डाला। ठीक है, अब इससे हुआ क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते, टीएस डायग्राम बना लेते। ठीक है, टीएस डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, ये पॉइंट है कितना, 1 पॉइंट, ये पॉइंट है 2 पॉइंट, ये पॉइंट है 3 पॉइंट, ये पॉइंट है 4 पॉइंट, ये पॉइंट है 5 पॉइंट और ये पॉइंट है 6 पॉइंट। देखो अब हुआ क्या, चेंजेस क्या आए दोस्तों, इसमें चेंजेस आए हैं कि ये प्रेशर था, कौन सा प्रेशर, ये था इवोपरेटर प्रेशर। ठीक है, और ये था कंडेंसर प्रेशर, ये था कंडेंसर प्रेशर, ये था इवोपरेटर प्रेशर। तो क्या हुआ कि ये जो, देखो आप ये कौन सा डायग्राम देख रहे हो, टीएस डायग्राम देख रहे हो, तो आप ध्यान से देखो कि जो 4 पॉइंट में जो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। कौन सा लिक्विड रहेगा, सैचुरेटेड लिक्विड रहेगा। लेकिन इसे दोबारा क्या कर दिया मैंने, हीट एक्सचेंजर में डाल दिया। जो 4 पॉइंट का जो कंडेंसर से जो निकला था रेफ्रिजरेंट, जो कि क्या था, टोटली सैचुरेटेड लिक्विड था, उसे एक हीट एक्सचेंजर में डाला। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से उसमें क्या डाला, जो इवेपोरेटर से निकला था जो सैचुरेटेड, ठीक है, वो डाला। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है दोस्तों, जो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट था इसका टेम्परेचर ज्यादा है। आप देख सकते हो ये टेम्परेचर क्या है, इसका ज्यादा है, जबकि इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। तो होगा क्या कि जो ये 1 पॉइंट में जो हमने इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट डाला था, जो क्या था, वेपर था, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे 1 पॉइंट में क्या है, सैचुरेटेड वेपर है। 1 पॉइंट में क्या है, सैचुरेटेड वेपर। ठीक है,
अब जब सैचुरेटेड वेपर डाला तो ये जो कंडेंसर से जो वेपर डाला था इसका ज्यादा टेम्परेचर था, इसने इसको क्या दे दी, हीट दे दी। इस कारण ये सैचुरेटेड वेपर ना होके क्या हो गया, सुपर हीटेड वेपर हो गया। लेकिन हुआ कौन से, इवोपरेटर के प्रेशर में। ठीक है, तो ये 1 से लेकर कहाँ हो गया, 2 हो गया। बोलिए। तो यहाँ से तो पॉइंट 1 पे वेपर इवेपोरेटर से तो सैचुरेटेड वेपर निकल रहा है, टेम्परेचर तो चलिए इसका ज्यादा होगा ना। अरे दोस्त, मैंने क्या बोला था कि सैचुरेटेड वेपर, अब इस वेपर है तो इसका मतलब ऐसा मत समझो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उसका। टेम्परेचर इट्स डिपेंड ऑन द प्रेशर, समझ में आ गया ना, डिपेंड ऑन द प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर। ये जो चीजें हो रही है -25 डिग्री सेल्सियस में हो रही है अप्रोक्सीमेट, तो ये -25 में बन रहा है वेपर। अब ऐसा मत बोलिए कि सर वेपर है तो -25 में कैसे बन गया। यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी ऐसी है, उसका सैचुरेशन प्रेशर ऐसा है कि वहां पे भी लिक्विड से क्या बन जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। तो लिक्विड से वेपर बनना ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका प्रेशर कितना है वहां पे। समझ में आया दोस्त? यस सर। तो वही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, उस कारण क्या हो रहा है। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी, तभी तो रेफ्रिजरेंट ले रहे हैं हम। तो 1 पे क्या है, टेम्परेचर कम है, 2 पे हल्का सा ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ, वो क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर में हुआ इवोपरेटर में। और वो कैसे हुआ, जब क्या किया, ये 4 पे जो कंडेंसर का जो सैचुरेटेड लिक्विड था वो क्या बन गया, अब 5 में क्या बन गया, सबकूल्ड बन गया, क्योंकि उस सबकूल्ड बन गया। ठीक है, तो उस 4 से लेकर 5 तक उसने क्या कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर में थोड़ा सा टेम्परेचर उसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। म्यूट कर दीजिए दोस्त, म्यूट। ठीक है, तो ये जो 1 to 2 हुआ और 4 to 5 हुआ, ये किसके अंदर हुआ, हीट एक्सचेंजर के अंदर हुआ। तो इसको क्या बोला, लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। ठीक है, और ये हम यहाँ और ये हम यहाँ ठीक है, ये मैंने हीट डायरेक्शन बता दिए कि यहाँ से डायरेक्शन गई हीट की इधर। ठीक है, नहीं इधर ये 4 से 5 डिक्रीज हुआ, 1 to 2 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, सेम चीज आप क्या बना सकते हो, पीएच डायग्राम भी बना सकते हो इसका। तो पीएच डायग्राम में ये बनाऊं तो मैं क्या बनाता हूँ, दूसरे वाल नेक्स्ट पेज में बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि सर हाँ हीट एक्सचेंजर में सर जो रेफ्रिजरेंट जो गया इवेपोरेटर और कंडेंसर से एक ही साथ जाएगा, तभी ना ऐसा हो सकता है सर। एक ही साथ जा रहा है, मतलब एक साथ जा रहे हैं, मतलब दोनों मिल जा रहे हैं ऐसा। हाँ, तभी तो सर ये पॉसिबल है कि जो कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकला वो अपना हीट लॉस करके इवेपोरेटर से जो एग्जिट हुआ रेफ्रिजरेंट उसको हीट देता है। देखो हीट एक्सचेंजर ऐसा हो रहा होगा कि एक तो जा रहा होगा पाइप के अंदर, ठीक है, यस सर। दूसरा जा रहा होगा पाइप के बाहर। समझ में आ गया? तो जो पाइप के अंदर माना बात कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकल रहा है वो लिक्विड है, वो क्या डाला हमने, पाइप के अंदर डाला। ठीक है, वो पाइप के बाहर क्या है, वेपर। ठीक है, पाइप के अंदर का जो कंडेंसर से जो आया उसका टेम्परेचर ज्यादा था, वो क्या करेगा, हीट दे देगा किसको, वेपर को। समझ में आया? यस सर। तो वही चीज हो रही होगी इधर। ठीक है, अब पीएच डायग्राम बनाते हैं जल्द इससे। पीएच डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, ये होता है। ठीक है, अब एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ऐसे ली, एक वर्टिकल लाइन ऐसे ली। ये वर्टिकल नहीं होती है, लेकिन अभी जल्दीबाजी के चक्कर में वर्टिकल ही बनानी पड़ रही है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे ली और एक वर्टिकल लाइन ऐसे ली। ठीक है, इसको रबड़ लिया और इसको हल्का हल्का सा रबड़। ठीक है, नामकरण कर देते हैं इनका। यहाँ पे क्या था, 1.5
2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट। ठीक है, और ये 1 से 2 क्या हो गई, इसकी इंथैल्पी इंक्रीज हो गई कांस्टेंट प्रेशर में। ठीक है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, लेकिन ये एक्सिस P है। ठीक है, और ये क्या है, H है, तो H दिखा गया, प्रेशर कांस्टेंट रहा। ठीक है, सेम चीज यहाँ 4 to 5 क्या हुआ, इसकी इंथैल्पी डिक्रीज हो गई, क्योंकि इसने क्या कर दी, हीट क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो ये चीज हुई। पीरियड डायग्राम समझ में आ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, तो जितनी हीट ये रिजेक्ट करेगा दोस्त, हीट रिजेक्ट किसने की, जो कंडेंसर से इसने 4 to 5 क्या हुई, हीट रिजेक्ट की, तभी जाके इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम। प्रीवियस में देख लीजिए 4 to 5 क्या हुआ, जो यहाँ से कंडेंसर से आया वो ज्यादा टेम्परेचर में था, तो उसने हीट रिजेक्ट की वेपर को सुपर हीट बनाने में। ठीक है, तो हीट रिजेक्ट की इसने, और उतनी हीट इसने, तो हीट एक्सचेंजर का जब एनर्जी बैलेंस लिखते हैं हम, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, हीट रिजेक्टेड बाय बाय रेफ्रिजरेंट। ठीक है, हीट रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिख लेते हैं। ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। रुकिए, कितनी बैटरी है, 40। हाँ दोस्त, अब सही है। हेलो, यस सर। हाँ, तो हीट रिजेक्टेड बाय लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम 4 to 5, 4 से 5 तक जितनी हीट लिक्विड ने रिजेक्ट की होगी, वो किसने गेन की होगी, वो किसके बराबर होगी, वो होगी हीट गेन बाय क्या, कौन से हीट गेन बाय क्या लिख लोगे, वेपर रेफ्रिजरेंट REF लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो जितनी रिजेक्ट हुई उतनी गेन हुई, तभी मैंने बोला ये क्या है, एनर्जी बैलेंस लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस यदि मास, ठीक है, तो m डॉट आर हीट रिजेक्टेड कितनी होगी, जो H4 माइनस H5 होगा, जो जितनी इसकी डिक्रीज हुई होगी उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, सेम चीज मैं क्या करूं, m डॉट आर हीट गेन कितनी होगी, H2 माइनस H1। समझ में आ गया। अब आपको पता है कि ये जो मास फ्लो और रेफ्रिजरेंट है वो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल। यहाँ भी वही मास रेफ्रिजरेंट जा रहा है और यहाँ भी क्या जा रहा है, वही रेफ्रिजरेंट जा रहा है। तो इसको मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, H4 माइनस H5 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, H2 माइनस H1। ठीक है, अब एक लाइन और लिखेंगे इसके आगे कि इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो DH इक्वल टू CP/dt, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, हीट एक्सचेंजर में सारे प्रोसेस कौन सी हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर, तो आप इसको CP/dt के टर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर जी कितना चेंज हुआ है उसके टर्म में लिख सकते हैं आप। ओके, नाउ 4 पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, ये दिख रहा है, और 5 पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये वाला टेम्परेचर 2 पॉइंट का क्या है, ज्यादा, और 1 पॉइंट का क्या है, कम है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है H4 माइनस H5, और यहाँ पे CP किसका लेंगे, लिक्विड का, तो CP लेंगे लिक्विड का, क्योंकि इस साइड क्या होता है, लिक्विड होता है, जो मैंने बता रखा है, और टेम्परेचर क्या होता है, T4 माइनस T5। ठीक है, और ये इक्वल टू होगा किसके, CP ऑफ वेपर, और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1। तो इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो ये कहानी थी किसकी, लिक्विड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर की। ठीक है, अब ये कोई बताओ, आपसे कोई पूछे
कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है दोस्त? तो H2 minus H6. H2 माइनस H6। और कोई दोस्त? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सर H1 माइनस H6 ही है सर। H1 माइनस H6। और कोई दोस्त रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? रशीद अनवर H2 माइनस H6, H1 माइनस H6 14 हो गया भाई। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है H1 माइनस H6। अब बोलिए कि H1 टू H2 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से 2 जो हीट आई है वो इधर से आई है दोस्त। ठीक है, वो किसी रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से नहीं ली है। ठीक है, इस कारण जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से नहीं लिए, इस कारण जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो H1 माइनस H6। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वही होता है दोस्त जो हीट हम रेफ्रिजरेटिंग स्पेस, जहां से हम कोई चीज कूल करवा रहे हैं वहां से लियो, वहां से जो हीट लिए वो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा? H1 माइनस H6। ठीक है, तो इससे अब ये बताइए कि पहले हीट मतलब इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा है कि घटा है? बताइए जरा। सर बोलिए, आवाज नहीं आ रही दोस्त। बढ़ा है सर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा है? सेम है सर। सेम है। और कोई दोस्त? बढ़ा है सर। बढ़ा, इंक्रीज हुआ है सर। इंक्रीज हुआ है। चलो अब देखते हैं कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। एक लाइन देखिए आप कि यदि मैं ये रेफ्रिजरेंट नहीं लगाता, मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, अगर मैं ये हीट एक्सचेंजर नहीं लगाता तो आपका क्या आता? ये वाला पॉइंट कहाँ पे आता? यहाँ पे आता। ठीक है, तो तब आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होता? कितना होता? ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या लगाया, ये हीट एक्सचेंजर लगाया, तो ये 5 पॉइंट से जब हमने यहाँ पे हुआ तो ये 6 पॉइंट ये यहाँ पे आया, जिस कारण क्या हुआ? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्लियरली है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रद्युमन आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ। इसीलिए देखो प्रॉब्लम क्या होती है, ये लगाने का यही यूज है कि यहाँ पे अगर लिक्विड होगा ना, टोटली लिक्विड होगा तो ये थोड़ा सा सही रहता, क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस जो होती है वो कभी कभी चॉकड हो जाती है, चॉकड। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे आगे। ठीक है ना, चॉकड ना चॉकड, उसमें मॉइस्चर कंटेंट देखो, उसका जो डाया रहता है वो बहुत कम रहता है, तो अगर वो ब्लॉक हो गई तो वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम ज्यादातर चाहते हैं कि इसमें सब कूल्ड ही लिक्विड जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलें। एक वो दे रहे हैं आपको अब। सर हाँ, सर इस वाले केस में वर्क इनपुट तो सर घटेगा ना? वर्क इनपुट नहीं, वर्क Yes, sir. इंक्रीज थोड़ी सी आप- वर्क इनपुट मैंने कल बताया था ना आपको। वर्क इनपुट क्या होता है? मैंने बोला था जैसे ही सुपर हीट हो जाता है वैसे वर्क इनपुट भी क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे का क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है, टेम्परेचर के टर्म में भी बताया था, तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीओपी में इंक्रीज में डिक्रीज, इट्स डिपेंड ऑन रिलेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो उतने डीप नहीं जाएंगे हम, अभी आपने इतना समझ लिया बहुत है इतना। ठीक है, सीओपी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। चलिए, अब आपको एक कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कभी आ जाए, जैसे सीओपी ऑफ कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है ना, अब बोलेंगे आपकी सर कैस्केड होती क्या चीज है?
कैस्केड मतलब दो साइकिल हैं, दो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, दो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इरेजर ले लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए कि एक ठीक है, तो दूसरी साइकिल यहाँ पे की हमने यूज। ठीक है, तो यहां से हमने हीट ली Q1, ठीक है ना, और यहां से जो हीट रिजेक्ट की दोस्त हमने, ये हमने इसमें इवोपरेटर में डाल दी, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर हमने क्या किया, इसको जो फाइनली जो हीट रिजेक्ट हुई वो Q3 हुई, ठीक है। हुआ क्या कि इसके कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट हुई वो हमने इसके इवेपोरेटर को दे दी, ठीक है। इसको इवेपोरेटर को देंगे तो इवेपोरेटर को तो हीट ही चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए रेफ्रिजरेंट। तो इसका यूज करके हमने ऐसा किया, तो इसे क्या बोलते हैं, दो साइकिल हो गए। अब यहाँ पे कोई रेफ्रिजरेंट अलग होगा, R1 मान लेते हैं, और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट कोई अलग होगा, R2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। तो इससे भी हमारी कहीं कहीं पे हमारी साइकिल एफिशिएंसी क्या हो जाती है, COP क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी COP यदि हमें निकालनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको जल्दी से आप डिटरमाइन भी कर सकते हो। अगर ये T3 है और ये रेफ्रिजरेटर 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई दूसरा टेम्परेचर है, ये रेफ्रिजरेटर 1 है, ठीक है, दो साइकिल है, और ये क्या है, T1 है। तो यहाँ से Q1 हीट गई, यहाँ हमने इसको क्या दिया, W1 दिया, यहाँ से क्या गई, Q2 गई, और वो Q2 इधर भी चले गई, और यहाँ चले गया W2, और यहाँ पे हो गया कितना, Q3, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। तो COP ऑफ 1 क्या हो जाएगा, बताओ जरा। COP 1 क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। 1 की COP क्या है, यदि COP इस रेफ्रिजरेटर की देखें हम तो क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाय W1। सेम चीज यदि मैं COP ऑफ 2 की देखूं तो ये हो जाएगा क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट Q2 बाय W2। लेकिन यदि मैं COP ऑफ कंबाइंड सिस्टम की बोलूं तो कंबाइंड सिस्टम में यदि देखूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, सिर्फ Q1 है, लेकिन जो वर्क इनपुट हो रही है वो क्या हो रही है, W in प्लस WE2। समझ में आ गया। ये बीच का तो क्या हो रहा है, कंडेंसर से निकल रहा है, इवेपोरेटर में जा रहा है, तो ये हमारा यूजफुल डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा सिर्फ यही है जो हमारा यूजफुल रेफ्रिजरेशन डिजायर्ड इफेक्ट है, लेकिन वर्क तो हमारे दोनों कंप्रेसर ले रहे हैं दोस्त। तो यहाँ पे जो आ जाएगा COP ऑफ कंबाइंड सिस्टम या कैस्केड्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो आएगा क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q1 डिवाइड बाय वर्क इनपुट W1 प्लस W2, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस W1 और W2 को आपको Q1 के टर्म में लाना है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा W1 इक्वल टू Q1 के टर्म में, ठीक है ना, Q1 डिवाइड बाय COP1, ठीक है। अब यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q2 डिवाइड बाई COP2, ये ऐसा आए हम, ठीक है, W2 इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई COP2। और नाउ यू कैन राइट Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, W1 प्लस Q1 लिख सकते हो। कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसको, इन दोनों का समेशन क्या होगा, Q2 W1 Q1। अब फिर W1 आ गया तो इस W1 को यहां से उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, Q1 डिवाइड बाई COP1 प्लस Q1 डिवाइड बाई COP2, ठीक है।
अब इसमें ज्यादा टाइम ना लगा के आप यदि इस चीज को क्या करोगे, ये जो W2 की वैल्यू आई है, ये जो W2 की वैल्यू आई है, इसको यदि इसमें पुट करेंगे W1 की वैल्यू और W2 की वैल्यू, और Q1 कैंसिल आ जाएगा, तो COP और कंबाइन सिस्टम जो होगी आपकी, वो होगी COP ऑफ कंबाइन सिस्टम या कैस्केड सिस्टम होगी COP1 मल्टीप्लाई बाई COP2 डिवाइड बाई 1 प्लस COP1 प्लस COP2। COP1 मल्टीप्लाई बाई COP2 डिवाइड बाई 1 प्लस COP1 प्लस COP2। आपको क्या करना है, ये W2 की वैल्यू जो निकली है ये वाली, ठीक है, और ये W1 की जो वैल्यू निकली है वो आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो COP, ठीक है, कभी आ जाए, जैसे ये ESC में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कि COP ऑफ फर्स्ट साइकिल इज दिस वन एंड COP सेकंड आई डिटरमाइन द COP ऑफ कंबाइंड सिस्टम। सेम चीज में उसमें भी होती है। कंबाइंड एफिशिएंसी में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी 1 प्लस एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कितने जिंदा हैं, 24। समझ में आया दोस्तों? हाँ सर एक बार दिखाइएगा सर। एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है, कहाँ गए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो मैंने बताई, ये VCRS के टर्म में आपको पता होना चाहिए। एक तो यूज ऑफ लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, फ्लैश चैम्बर क्या होता है, और तीसरा क्या हुआ, तीसरा क्या बोला दोस्त, ये कैस्केड वाला, ठीक है। इसके अलावा VCRS का कुछ नहीं रहा। अब हम चलते हैं AC में चलते हैं, अब एयर कंडीशनिंग। हाँ बोलिए बोलिए दोस्त। सर हाँ बोलिए। सर, ये जो कंबाइंड कैस्केड साइकिल होगा, इसका एफिशिएंसी इंडिविजुअल से ज्यादा होगा या बड़ा कम होगा? जो कंबाइंड साइकिल होगा उसका इंडिविजुअल से कम होगा कि ज्यादा होगा, या ये तो फॉर्मूले से देख लो आप। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। तो कम आ रही है सर। कम आ रही तो कम ही आएगी, ठीक है। 4/6 नहीं 5/6 ना। यस। कंबाइंड ये चीज इसलिए होती है दोस्त कि हम 2 रेफ्रिजरेंट का यूज कर सकते हैं, इसलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। ओके, चले बढ़े AC में। AC को थोड़ा सा छोटा मोटा आज पढ़ लेंगे, फिर कल देखो। अब सर वेपर एब्जॉर्प्शन में, वेपर एब्जॉर्प्शन देखो, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है दोस्त। किसमें? गेट सिलेबस में तो लिखा हुआ नहीं है। तब भी मैं बेसिक, अगर वेपर एब्जॉर्प्शन ही देखना है तो वही पढ़ा लेता हूँ, उसकी मेरे पास स्लाइड है। AC कल से शुरू करेंगे। ओके सर। तो वेपर एब्जॉर्प्शन ही पढ़ लेते हैं आज जल्दी में, ताकि AC कल से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि आज मुझे स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ 25 ही लग रही मुझे, 5-7 स्टूडेंट गायब है, और AC ऐसी चीज है जो पढ़नी जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो वेपर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है वो देख लेते हैं आज। वेपर एब्जॉर्प्शन दोस्तों कि होता क्या है कि कंप्रेसर को चेंज कर देते हैं हम। जहां हम कंप्रेसर यूज कर रहे थे ना, उसको हमने चेंज कर देना है।
दिख रहा है दोस्तों? हेलो, यस सर। दिख रहा है? चलो अब थोड़ा सा एक बात देख लेंगे कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, ये भी एक रेफ्रिजरेशन ही साइकिल है तो ये क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल है, पर थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ठीक है ना, अब चेंज किस टर्म में हो रहा है वो देख लेते हैं आप। ठीक है, तो चेंज होता है दोस्तों इसमें कि ये है एक कंप्रेसर। ठीक है, आपको पता है ये इवोपरेटर है, ये कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है और ये एक्सपेंसर है। तो इस कंप्रेसर क्या कर रहा है, वर्क। ठीक है, और जो ये वर्क होता है इसको हम मानते हैं ये रोटेशनल, ये बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, और जो हीट होती है उसे बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो दोस्त कि अगर वर्क हमें करना है तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्क यदि हमें चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई हमने तो इसके लिए बहुत मेहनत की है, मतलब ये सेकंड स्टेज में बन पाई हमसे। लेकिन हीट है, ये लो ग्रेड एनर्जी, मतलब ये अवेलेबल ज़्यादा है, जैसे हम सोलर से हीट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास कई सारे क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है ना, जिससे हम हीट ले सकते हैं। ठीक है, तो लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे किसी ने कॉन्सेप्ट लगाया दोस्तों कि क्यों ना हम इस कंप्रेसर को चेंज करके कुछ अलग लाएं, जो क्या करे, जो लो ग्रेड एनर्जी का यूज करे, मतलब हीट का यूज करे, ना कि वर्क का यूज करे। समझ में, वर्क जो भी हो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो इस चीज को चेंज करके क्या किया गया, इस चीज को चेंज करके 4 डिवाइस लाई गई। ठीक है ना, 4 चीजें लाई गई। ठीक है, और वो 4 चीजें क्या है वो बता देते हैं आपको। सर आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए आप। आवाज नहीं आ रही है सर। वेट, बोल नहीं रहा हूं मैं अभी। चलो दोस्त, यहां पे देखिए ये क्या है, मैंने क्या बोला, कंप्रेसर की जगह हमें 4 चीजें लगाई। एक का नाम है एब्जॉर्बर, ठीक है, एक का नाम है पंप, एक का नाम है एक्सपेंशन डिवाइस, एक का नाम है जनरेटर। ठीक है, क्या हुआ कि इस कंप्रेसर को चेंज करके ये 4 डिवाइस लगाई गई। अब इनका मैं बताता हूं कि हो क्या क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 फ्लूइड यूज कर रहे हैं हम। देखो आपको पता है यहां से वेपर आया, और इस वेपर को जो हमने अगर मैं कंप्रेसर लगाता तो मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता। तो हमने चाहा कि इस वेपर को यहाँ पे क्या बना देंगे, हम लिक्विड बना देंगे। वेपर को क्या बना देंगे, लिक्विड बना देंगे। ठीक है, तो हम कुछ चीज इसके साथ मिक्स करेंगे। ठीक है ना, जिसका नाम रहेगा क्या, एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर का मतलब होगा कि ये जैसे रेफ्रिजरेंट में क्या होता है, अभी NH3 और वाटर का ले लेते हैं। ठीक है, एक केस ले लेते हैं NH3 और वाटर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि NH3 तो रहता है रेफ्रिजरेंट और वाटर रहता है एब्जॉर्बर। ठीक है, अब मैं बोलना चाहता हूं कि इस एब्जॉर्बर में क्या हुआ कि जो ये NH3 का जो वेपर निकला, और उस वाटर जो एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, वो वाटर NH3 के वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने साथ। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, तो उसका नाम ही एब्जॉर्बर है, तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ से कुछ हीट रिजेक्ट होगी। ठीक है ना, उस रिजेक्ट को रहने दीजिए। ठीक है ना, तो वो अब एक क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। समझ में आ गया, NH3। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा,
वाटर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को हम लो प्रेशर, ठीक है, कंप्रेसर का काम क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाना, कंडेंसर तक जाना, ठीक है, वो वही उसका हाई टेम्परेचर भी होना, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्त, कि जो ये इस यहाँ पे जो कंप्रेसर था ये किसके लिए यूज होता है, कंप्रेसर होता है वेपर, वेपर मतलब गैस, ठीक है, वो पंप होता है लिक्विड के लिए, पंप होता है लिक्विड के लिए। आपको हमेशा पता होगा दोस्त कि जो गैस का जो वो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम वो ज्यादा होता है किससे, लिक्विड से। और वही चीज है कि जो ये VDP जो फॉर्मूला निकाया था ना मैंने W का, तो अब जब लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है दोस्त, तो जो वर्क, जो पंप करने में जो वर्क लगता है वो कम होता है, ठीक है ना। तो जो W पंप होता है वो कम होता है किससे, कंप्रेसर से। क्या बोला दोस्त, W पंप इज लेस देन W कंप्रेसर। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत कम वर्क देना पड़ेगा हम पंप ने। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब NH3 को वाटर ने एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है, जिस डिवाइस का नाम एब्जॉर्बर था, तब जाके इसने क्या कर दिया, इसे हाई प्रेशर में पंप कर दिया, ठीक है। अब हाई प्रेशर में पंप करने के बाद यहाँ पे हमने इसको हीट दी, ठीक है, जिसका नाम जनरेटर था। यहाँ पे इस जब हमने इसे हीट दी तो NH3 क्या हो गया, इससे अलग हो गया, और वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। समझ में आ गया, NH3 क्या हुआ, अलग हो गया, और वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। NH3 क्या हो गया, अलग हो गया, वाटर क्या अलग हो गया, और वाटर दोबारा हमने क्या कर दिया, एक्सपेंशन डिवाइस से कहाँ भेज दिया, एब्जॉर्बर में चले गया। तो जो हमारा काम था, जो हमारा काम कंप्रेसर कर रहा था दोस्त, लो प्रेशर से हायर प्रेशर जाने में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में, वो काम हमारा क्या कर रहा, ये 4 डिवाइसों ने किया। और जहां हमें सिर्फ ज्यादा क्या देनी, ये हल्का सा पंप वर्क देना पड़ा, और हमें ये हीट देनी पड़ी, यहाँ पे जो ये हीट दे रहे हैं ना जनरेटर में, वो हीट देनी पड़ी। फिर उसके बाद दोबारा सेम वर्किंग हो गया, कंडेंसर आया, फिर एक्सपेंशन डिवाइस आए, फिर इवेपोरेटर आया। देखो इन चीज में तो सिर्फ रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, NH3 और NH3, ठीक है। तो यहाँ पे इस पंप में क्या गया, वाटर प्लस NH3, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, इसमें गया क्या, वाटर प्लस NH3, वाटर प्लस NH3, ठीक है। और जो ये एक्सपेंशन डिवाइस से आया, इसमें सिर्फ क्या आया, वाटर आ गया, क्योंकि जनरेटर में जब हमने हीट दी तो वाटर और NH3 अलग होके NH3 कहाँ चले गया, इधर चले गया, यहाँ सिर्फ हुआ, नीचे क्या आया, वाटर आया। तो ये है दोस्त इसकी कहानी। किसको आया समझ में, आ गया दोस्तों। हेलो सर, हाँ बोलिए। सर इस साइकिल का तो प्रैक्टिकल यूज होता है सर? प्रैक्टिकल यूज है दोस्त, प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है, पर इसकी COP बहुत कम है दोस्त, COP कम है, ठीक है। अब COP तो होती है क्या, कि जितना हम डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, पर उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेन बात तो मनी का है ना दोस्त। अब एक जगह तुम क्या कर रहे हो, एक जगह आप क्या कर रहे हो, COP क्या ले रहे हो, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, मतलब वर्क इनपुट जो एनर्जी ले रहे हो वो चीजें। अब एक जगह हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, और दूसरी जगह हमें कॉस्ट कम पड़ रही है। भले हमारी COP कम हो जा रही है लेकिन कॉस्ट हमें बहुत कम पड़ रही है, ठीक है ना। तो वही चीज है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। थोड़ा कम कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज होगा लेकिन बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। अब इसकी COP बढ़ा सकते हो तो वो आपके हाथों में, मतलब ये रिसर्च का पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि 2 फ्लूइड हो गए, एक होगा एब्जॉर्बर और एक होगा क्या, रेफ्रिजरेंट। तो
ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ चीजें मैं लिखा दूंगा अभी इसी के बारे में, VARS के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, फ्रॉम द इवोपरेटर द लो। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यार दोस्त की आवाज नहीं आ रही सर। रुको रुको, मैंने मोबाइल तो वहीं पे रखा हुआ है दोस्त। हेलो हेलो, अब आई आवाज? यस सर, हेलो। यस सर, अब क्लियरली सर। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था दोस्त कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, फ्रॉम द इवोपरेटर द लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वेपर इंटर्स द एब्जॉर्बर। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्बर में लो प्रेशर और लो टेम्परेचर था, ये आपको पता है। इवोपरेटर में प्रेशर भी कम रहता है, टेम्परेचर भी है। where it comes in contact with a solution that is a weak in refrigerant। ठीक है, जो वाटर जो एब्जॉर्बर की बात आ रही है वो बोलना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट विथ ए सॉल्यूशन दैट इज वीक इन रेफ्रिजरेंट। ठीक है, द सॉल्यूशन इज रिच इन रेफ्रिजरेंट। The solution rich in refrigerant is pumped to high pressure using a solution pump and fed to generator। ठीक है, वीक इन रेफ्रिजरेंट का मतलब है इसमें रेफ्रिजरेंट का अमाउंट बहुत कम है। ठीक है ना, या है ही नहीं। ठीक है ना, तो वाटर में पहले रेफ्रिजरेंट का अमाउंट कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद जब इसीलिए हम उसे वीक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जब उसमें क्या हो जाता है NH3, मतलब अब NH3 वाटर, अभी कंफ्यूज नहीं करना आप, अभी सिर्फ आप क्या बोलो, रेफ्रिजरेंट प्लस एब्जॉर्बर मान लो। ठीक है ना, तो जब उसके साथ रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर मिक्स हो जाता है तो उसे बोलते हैं रिच सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रिच। ठीक है ना, द सॉल्यूशन रिच इन रेफ्रिजरेंट इज पंप्ड, तब जाके इन दोनों का सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, पंप करते हैं टू हाई प्रेशर यूजिंग ए सॉल्यूशन पंप। कोई सॉल्यूशन पंप नाम दे दिया उसको, उससे पंप किया हमने और उसके बाद क्या कर दिया, फेड टू द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एब्जॉर्प्शन सिस्टम रिक्वायर्ड लो ग्रेड थर्मिनेटेड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं आ रही। हाँ दोस्त, हेलो सर आवाज नहीं आ रही सर। ब्रेक हो रहा है आपका। रुकिए, वेट एक बार फिर कर लेते। हेलो हेलो दोस्तों, अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ सर, अभी ठीक है। यस सर, अब क्लियर है। तो VARS थोड़ा बहुत समझ में आया आपको अभी तक जितना बताया, कि आवाज कट रही थी ज्यादा? ठीक है, तो ये हो चुका है। हाँ, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे लिख रखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम्स रिक्वायर रिलेटिव लार्ज अमाउंट ऑफ लो ग्रेड थर्मल एनर्जी एट जनरेटर टेम्परेचर टू जनरेट रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द जनरेटर। ठीक है ना, जो यहाँ पे जनरेटर, जो ऊपर वाला था ना, ये जनरेटर था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों का सॉल्यूशन पहुंचा था दोस्त, जो दोनों का सॉल्यूशन पहुंचा था, अब उस सॉल्यूशन में से यदि NH3 वेपर दोबारा हमें अलग करना है, क्योंकि वेपर NH3 वेपर अलग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइकिल में तो क्या जाना पड़ेगा, साइकिल में तो क्या जाएगा, रेफ्रिजरेंट जाएगा। तो इस जनरेटर में से जब हमने रेफ्रिजरेंट को अलग करवाना है हमें, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हीट की जरूरत चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, लेकिन हीट क्या है, एक लो ग्रेड एनर्जी है,
तो इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। दस एनर्जी इनपुट इन द VCRS मैकेनिकल वाइल द, ठीक है। अब यहां पे आते हैं COP में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो COP में जब आ रहे हैं हम दोस्त, तो यहाँ पे COP VCRS की क्या होती है बताओ जरा। QE मतलब जो इवेपोरेटर में जो हीट ली वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और WC मतलब जो वर्क इनपुट कंप्रेसर में किया। अब सेम चीज यहाँ पे देखोगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो वही हुआ जो इवेपोरेटर में हीट दे रहे हैं, लेकिन वर्क इनपुट, अब यहाँ पे वर्क इनपुट ना आके क्या जितना भी हम इन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन हम क्या दे रहे हैं, एक तो QG दे रहे हैं। QG मतलब क्या हुआ, जो जनरेटर को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हम क्या दे रहे हैं, WP मतलब क्या हुआ, जो पंप को वर्क दे दें। ठीक है, दो चीज हमने यहाँ पे वर्क इनपुट की दिया है। ठीक है, वो ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हमने दिया है, ठीक है, हीट दी है किसको, जनरेटर को, और दूसरा दिया है पंप वर्क। तो ये दोनों इन किया है, तो जो भी इन किया है वो COP के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड हुआ तो COP हमारी कुछ आई ऐसी। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि जो पंप वर्क है ये बहुत नेग्लेजिबल होता है। जो पंप वर्क है ये बहुत नेग्लेजिबल होता है, तो सिर्फ क्या लिखते हैं, QE डिवाइड बाई QG मतलब जो जनरेटर को हीट दी है वही सिर्फ क्या करते हैं, COP को डिटरमाइन करने में उसी चीज को हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो इसकी COP होती है वो उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, और उसका फॉर्मूला कैसे याद रखना वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जो COP का जो फॉर्मूला होता है यहां पे लिख लें। देखो इन्होंने कैलकुलेट किया है कि ठीक है, जो आइडियल VARS की COP होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए TG क्या है, जो टेम्परेचर है जहां से हम क्या दे रहे हैं, जनरेटर को हीट दे, मतलब हीट जहां से ले रहे हैं हम जनरेटर की। ठीक है, जनरेटर की हीट समझ रहे हो ना, कि कोई सोर्स होगा जहां से हम हीट ले रहे होंगे। ठीक है, अब T क्या है, इवोपरेटर है। ठीक है ना, ये क्या है, इवोपरेटर का टेम्परेचर है जहां से हम हीट दे रहे हैं, ये क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। ठीक है, और ये पंप वर्क हो गया। दूसरा ये दो चीजें, दो हीट क्या जा रही है, एटमॉस्फेयर को जा रही है। ठीक है, मैंने जब कहा था कि जो ये एब्जॉर्बर होता है ना दोस्त, एब्जॉर्बर जो डिवाइस होती है जहां से हम पंप कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम दोनों चीज को मिक्स करते हैं, रेफ्रिजरेंट को प्लस एब्जॉर्बर को, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो यहां से क्या होती है, हीट रिजेक्ट होती है। यहां से क्या होती है, हीट रिजेक्ट होती है। ठीक है, तो वो हीट को यहाँ पे लिख रखा है QA, Q एब्जॉर्बर, और दूसरी हीट लिख रखी है QC, Q कंडेंसर। तो ये हम कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ये दो हीट जो रहती है ये कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो जो ये सिस्टम है इसके अंदर क्या हो रही है, दो हीट जा रही है। एक हीट क्या जा रही है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाली। ठीक है, दूसरी हीट जा रही है सोर्स वाली, तीसरी जा रही है क्या, ये पंप वर्क। ठीक है, और जो रिजेक्ट हो रही है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्बर से जो रिजेक्ट हो रही है, दूसरी जो कंडेंसर से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला डायग्राम नहीं है। यहाँ पे जैसे पहले वाले रेफ्रिजरेटर में सिर्फ ऐसा डायग्राम आ गया था ना, सिंपल सा। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे पहले वाले में कुछ ऐसा ही था, सिर्फ
ठीक है, ये 3 टर्म थे, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 3 4 हो गए। ठीक है, चलो इससे कंफ्यूज ना करते हुए आपको सीधे फॉर्मूले में लाते हैं जो आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। COP of ideal VARS is equal to the QE by QG। ठीक है, इसमें W पंप को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब जाके जो COP आती है हमारी, वो आती है क्या, TE डिवाइड बाई T0 माइनस TE इंटू TG माइनस T0 डिवाइड बाई TG। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, T हुआ इवोपरेटर का टेम्परेचर, इसके नीचे ये भी लिख लेना, इवोपरेटर टेम्परेचर। ठीक है, TG हुआ जनरेटर टेम्परेचर। ठीक है, और T0 हुआ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, लिख लिया आपने? एक मिनट से बस। तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। हो गया सर। हो गया? अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करते हैं वो देखते हैं, आप दिखाते हैं आपको कि होता क्या है। इसको कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, जो कि देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, इस चीज को क्या लिख रखा है, COP कार्नोट इंटू एफिशिएंसी कार्नोट। ठीक है, ठीक है ना। अब ये चीज कैसे होती है ये देखते हैं। चलो, ये यहाँ पे नहीं है, अब देखो इससे कैसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा दोस्तों आपका जहां से हम जनरेटर के लिए हीट ले रहे हैं। ठीक है, उसके बीच जो टेम्परेचर होगा वो होगा किसका, एटमॉस्फेयर का। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला टेम्परेचर होगा वो होगा इवोपरेटर का। ठीक है, तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच तो हम क्या चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच आप क्या चला रहे हो, एक इंजन चला रहे हो, हीट इंजन, हीट इंजन चला रहे हो। आपको 3 टेम्परेचर दिखेंगे दोस्त, सबसे हायर टेम्परेचर जनरेटर का होगा, उसके बीच का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होगा, और उसके लास्ट का टेम्परेचर क्या होगा, इवोपरेटर का होगा। नाउ यू विल एज्यूम दैट कि हम TG और T0 के बीच क्या चला रहे हैं, एक हीट इंजन चला रहे हैं, और T0 और TE के बीच एक रेफ्रिजरेटर, जो जनरली होता ही है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर और किसी लोअर टेम्परेचर के बीच एक रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। और आपको COP ऑफ आइडियल VARS क्या लिखते हैं आप, COP ऑफ कार्नोट इंटू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। अब कार्नोट किस में चल रहा है, इन दोनों के बीच। अब कार्नोट की एफिशिएंसी क्या होती है बताओ जरा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट क्या होती है, 1 माइनस T2 बाई T1। 1 माइनस T2 बाई T1, या उसके अलग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 बाई T1 डिवाइड बाई T1। ठीक है, अब यहाँ पे T1 T2 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, TG माइनस T0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, TG। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बताओ जरा, ऊपर आ जाता है क्या है, इवोपरेटर,
डिवाइड बाय टी नॉट नहीं सॉरी टी, अरे टी नॉट माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते सबसे हाई टेम्परेचर आपको, ठीक है, ये बीच वाला टेम्परेचर, ठीक है, और ये सबसे लो टेम्परेचर। आपको ये लाइन से लगा के आपको एक जगह हीट इंजन वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, और एक जगह कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देना है, रेफ्रिजरेटर को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो टी जी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी जी, और टी इवेपोरेटर टी नॉट माइनस टी इवेपोरेटर, ठीक है। तो आपकी सीओपी ऑफ आइडियल VARS आ जाएगी। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिख दिया ना आपको, मेन यही है आपका। दोस्त हाँ ना बोलिए। यस सर। अच्छा ठीक है, अब एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे, तब बोलिएगा, ठीक है। तो सीओपी और एक्चुअल जो होती है, जो एक्चुअल होती है वो क्या होगी बताओ जरा। क्यू इवेपोरेटर डिवाइड बाय क्या होगा, पंप वर्क भी आएगा प्लस क्यू जनरेटर भी आएगा। लेकिन यहाँ पे पंप वर्क को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया जो इस एक्सप्रेशन में। लेकिन एक्चुअली क्या होगी, ये होगी। तो एक्चुअली जब ये होगी तो ये क्या हो जाएगा, सीओपी एक्चुअल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीओपी एक बार एक्चुअल वाली भी लिख लेना आप। COP एक्चुअल इज इक्वल टू QE डिवाइड बाई WP प्लस QG, ठीक है। VARS में आपको ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है, ये भी बना लेना चाहिए आपको, ठीक है। सर। हाँ बोलिए। नहीं सर, ये जो VARS था अंडर आइडियल कंडीशन में भी इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो तो इस कार्नोट से तो कम ही होगा सर। कार्नोट से कम होगा मतलब कार्नोट आप क्या कंपेयर करना चाह रहे हो कार्नोट से? जैसे यहाँ जो COP ऑफ VARS इक्वल COP ऑफ कार्नोट, मतलब वाले साइकिल तो जो हमने जनरल कार्नोट रेफ्रिजरेशन माना, आप उससे तो होगा ही कम, क्योंकि आपके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई हो गया ना। पर वो उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप? कंपेयर उससे करना ही नहीं है हमें। ये मतलब ये अलग चीज है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। कार्नोट से तो इसका कम ही होगा, क्योंकि वहां पे एफिशिएंसी वाला टर्म आ गया है, ठीक है। ये इसकी साइकिल ही अलग है, ये यहाँ पे तो ये कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हम करते थे ना कि हम अपना वेपर कंप्रेशन में ये बना दे रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इसमें तो बहुत कुछ हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो TS डायग्राम, इसका जो एनालिसिस है, एक्चुअल एनालिसिस, वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो वहाँ उतना दूर नहीं जाएंगे मतलब, हमें सिर्फ क्या करना है, अपना ये देख लेना है कि VARS चीज क्या है, और दूसरा ये देख लेना है कि होता क्या क्या है, ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। दूसरा आपको क्या देखना है, अभी एक चीज और देख लेनी है आपको कि एब्जॉर्बर और रेफ्रिजरेंट के दो कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन तो होता है जो जनरली यूज होता है, ठीक है। एक तो होता है क्या, एब्जॉर्बर और रेफ्रिजरेंट, ठीक है। एक तो हो गया कि एब्जॉर्बर क्या होता है, वाटर यूज करते हैं, और रेफ्रिजरेंट क्या यूज करते हैं, NH3। और एक केस क्या आता है कि एक जगह हम वाटर को रेफ्रिजरेंट यूज कर देते हैं और लिथियम ब्रोमाइड को एब्जॉर्बर यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों?
वाटर को भी कहीं कहीं हम रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर रेफ्रिजरेंट इसको 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना, कि 0 डिग्री सेल्सियस में तो आइस बन जाएगी भाई, ठीक है। तो इससे ऊपर का कभी भी जो लो कूलिंग मतलब हल्की सी कूलिंग देनी है तो वहां पे ये यूज हो सकता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है दोस्तों, बेनिफिट क्या है बताओ जरा, ये साइकिल हमने यूज की तो बेनिफिट क्या है। सर पंप वर्क हम लोग का जो इनपुट हो रहा है वो बहुत कम हो जा रहा है। नहीं, वर्क तो इनपुट हो रहा है लेकिन हीट तो बहुत ज्यादा हो रही, ठीक है ना, पर हीट हम क्या कहीं से भी ला सकते हैं, सोलर से भी ला सकते हैं, ठीक है, वेस्ट हीट, वेस्ट हीट भी यूज कर सकते हैं, मतलब हीट हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है। वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज इन VARS। तो हीट ऐसी चीज है जिसको हम कहीं कहीं से इधर उधर से लेके आ सकते हैं, ठीक है, सोलर, ठीक है ना दोस्त। तो पावर सेव हो रहा है सर। हाँ, तो इसका मतलब है, इसीलिए बोल रहा था पहले ही मैंने दो टर्म यूज कर दिए थे, लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। बेनिफिट ये है कि हमारा लो ग्रेड एनर्जी का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, VRS में बहुत है इतना ही, ठीक है। आपको एफिशिएंसी, आप ESC के एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक दो फॉर्मूले भी मतलब ये वाले भी मिल जाएंगे आपको, COP निकालने वाले, ठीक है, COP ऑफ VARS। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सोया है, कौन कौन जगह है। दोस्तों सब सही चल रहा है अभी तक, बढ़े आगे। अब थोड़ा सा 10 मिनट रह रखे हैं, उसमें मैं बता दूंगा कि हो क्या, उसमें होगा क्या क्या आपका साइकोमेट्री में, ठीक है। साइकोमेट्री में हल्का सा 10 मिनट का वो होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मतलब कल देखेंगे कि होगा क्या क्या। देखो सबसे अब आ रही है बात, अब तो रेफ्रिजरेशन तो हो गया खत्म, रेफ्रिजरेशन तो हो गया खत्म, रेफ्रिजरेशन खत्म नहीं हुआ है, मतलब जितना हमें पढ़ना था लगभग लगभग, अभी एक एयर रेफ्रिजरेशन और पढ़ेंगे हम। अभी तो पढ़ रहे थे हम कहाँ, जो हमारा हो रहा वेपर यूज, वेपर मतलब फेस चेंज हो रहा है अभी रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। लेकिन अब एयर, एयर भी ऐसी चीज है जिसे हम रेफ्रिजरेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पे हम फेस चेंज प्रोसेस नहीं होगी, तो उस चीज को हम देखेंगे साइकोमेट्री के बाद। तो सबसे पहले हम चलते हैं अभी AC में क्या क्या हो, जो AC, सर हाँ नहीं पढ़ेंगे लोग क्या बोल रहे हैं आप। रेफ्रिजरेंट और उसका प्रॉपर्टी जो है। हाँ वो भी पढ़ेंगे, उसको भी देखो, वो गेट में लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं हल्का सा आपको रेफ्रिजरेंट की डेजिग्नेशन बता दूंगा और प्रॉपर्टी बता दूंगा, ठीक है, वो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो AC और एयर कंडीशनिंग, ठीक है। प्रद्युमन आप जब फाइनल ईयर की क्लास जब होगी, ठीक है ना, तो उसमें हम सब चीज डिटेल से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा गेट का है, जो गेट में जितना आता है उतना थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो AC होता क्या है, इट इज ए साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ द, ठीक है, इट इज अ साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ द, अब किस किस का कंट्रोल है भाई साहब, फर्स्ट लिख लो टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है, दूसरा वेलोसिटी ऑफ एयर, तीसरा प्योरिटी ऑफ एयर, एंड चौथा है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर।
ठीक है दोस्तों, तो 4 चीजों का कंट्रोल करते हैं हम एसी में। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एयर को ही ठंडा कर रहे हैं, एसी हमारा सिर्फ एयर को ठंडा कर रहा है, ये नहीं होता एयर कंडीशनिंग का मतलब। एयर कंडीशनिंग का मतलब है कि टेम्परेचर ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर एंड प्योरिटी ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, समझ में आ गया? टेम्परेचर ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, इन चारों चीजों को जब हम एक साथ कंट्रोल करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग। अब आप हमेशा याद रखिए कि एयर क्या चीज है। एयर की जो, पहले हम एयर के बारे में जानेंगे, पहले हम क्या करेंगे? एयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में जानने के लिए एक साइंस होती है जिसको बोलते हैं साइक्रोमेट्री। क्या बोलते हैं? साइक्रोमेट्री। अब देखो साइक्रोमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस ठीक है, which deals with the properties of moist air, which deals with the properties of moist air। properties of moist air। ठीक है, अब बोलेंगे आप कि सर अब ये मॉइस्ट एयर क्या चीज है? ठीक है, तो मॉइस्ट एयर दोस्तों, जो भी हमारी एयर है, अभी जो इन्वायरमेंट में जो एयर है उसको हम अपने जो ये अभी हम पढ़ेंगे, हम उससे बोलेंगे मॉइस्ट एयर। वो एयर नहीं है, वो मॉइस्ट एयर है। ठीक है ना? मॉइस्ट एयर का मतलब हुआ कि वो दो, उसमें एक तो ड्राई एयर है, दूसरा क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब स्टीम मान के चलो। ठीक है, वाटर वेपर का मतलब क्या हुआ? स्टीम मान के चलो। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ आप कि ये वाटर वेपर पता कैसे चला कि वाटर वेपर है? अब आप एक फ्रीज से बोतल निकालते हो दोस्तों, ठीक है, वाटर की बोतल निकालते हो, ठीक है, और उसका टेम्परेचर अगर वाटर का माना हुआ 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि क्या होता है उस बोतल के सरफेस में? क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल। ठीक, इसके नीचे तो नहीं आएगा दोस्तों, ये क्या आ गया? इसमें लिक्विड पार्टिकल आ जाते हैं। ठीक है ना, वाटर आ जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा तो नहीं कि ये बोतल से बाहर निकला हो दोस्तों, कभी सोचा आपने? ये बोतल से बाहर तो निकला नहीं होगा ये पानी। होता क्या है कि जो ये आसपास की एयर होती है, जो आसपास की एयर रहती है, जो इस आसपास की एयर रहती है, ये क्या है? मॉइस्ट एयर है। कहीं पे भी है यहाँ मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर मतलब क्या हुआ? ये ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, इसके अंदर क्या है? स्टीम भी है। अगर हमारे जो आसपास जितनी भी एयर है उसके अंदर स्टीम है। ठीक है ना, वाटर वेपर का मतलब स्टीम है। अब होता क्या है? ये स्टीम जैसे ही कोई क्या देखती है? कोल्ड सरफेस देखती है। इस बोतल के साथ जैसे ही ये एयर टच हुई होगी और उस एयर में क्या रही होगी? स्टीम रही होगी। तो उस स्टीम क्या हुई? जैसे उसने देखा तो वो क्या हो गई? कंडेंस हो गई। क्या हो गई? कंडेंस हो गई। और कंडेंस मतलब वो क्या बन गई? वाटर बन गई। ठीक है ना? तो अब ये पूरा एकदम अब आपको विश्वास हो गया होगा कि अगर बोतल पे वाटर आया है तो कहाँ से आया है? मतलब ये एयर में, जो भी एयर है आपके आसपास, उसमें क्या है? वाटर वेपर मौजूद है। वाटर वेपर मतलब उसमें क्या है? वाटर की ड्रॉपलेट्स, मतलब स्टीम मौजूद है। ठीक है ना, स्टीम मौजूद है। ठीक है, अब ड्राई एयर जो होता है दोस्तों, वो होता है फिक्स्ड पार्ट। ठीक है, ये है फिक्स्ड पार्ट। ठीक है, और वाटर वेपर होता है ये वेरिएबल पार्ट।
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ड्राई एयर तो हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपको पता है ड्राई एयर भी क्या है, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। नंबर ऑफ गैसेस मतलब क्या हुई, हाइड्रोजन हुई, ठीक है, ऑक्सीजन हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुई, ऑर्गन हुई, उसके बाद CO2 हुई। तो ये नंबर ऑफ, ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन हुई, ठीक है, कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आर्गन, CO2, ठीक है ना, ये सब चीजें। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हुई 78%, ऑक्सीजन कितनी हुई, लगभग 21%, उसके अलावा सारी 1%, ठीक है। तो ड्राई एयर ये तो रहती है फिक्स पार्ट, लेकिन वाटर वेपर वेरिएबल पार्ट, मतलब कहीं क्या हो रहता है, ज्यादा वाटर वेपर रहता है, कहीं क्या रहता है, कम वाटर वेपर रहता है। इट वेरी प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये क्या वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस। जैसे आप बोलते हो कि समुद्र के किनारे क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब उधर के जो वाटर में है वो क्या है, स्टीम, उधर के जो एयर है उसमें स्टीम क्या है, ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है ना, जो वाटर वेपर है वो ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। वहीं आप क्या डेजर्ट में जाओ, रेगिस्तान में जाओ, ठीक है ना, तो रेगिस्तान में क्या बोलते हैं, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम है, पूरा ड्राई इन्वायरमेंट है। ड्राई इन्वायरमेंट मतलब जो वाटर वेपर का अमाउंट है उस एयर में वो क्या है, वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है ना। तो ड्राई एयर के लिए क्या बोल देंगे, इटसेल्फ इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ठीक है। नंबर ऑफ गैसेस आपको पता है क्या क्या होती है, ठीक है। और वाटर वेपर विच में एग्जिस्ट इन सैचुरेटेड एंड सुपरहीटेड, ठीक है ना। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये बता दिया कि एयर के पास क्या है, ये एयर है जो, ठीक है, ये इसके पास क्या है, एक तो ड्राई एयर है, ठीक है, दूसरा क्या है, वाटर वेपर, ठीक है। इसी कारण इस एयर को हमने एयर ना कह के क्या किया, मॉइस्ट एयर क्या। अब ड्राई एयर तो क्या हो गया, ड्राई एयर तो मिल के बना किससे, क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, CO2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, H2 हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है एनवायरनमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट करो जरा, नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है, सेवेंटी एट, 78, ठीक है। अब 71 नहीं होती दोस्तों, होती 78 है, लेकिन अभी भी आप पूरा क्वेश्चन मैंने बोला नहीं, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द कि आप किस बेसिस में बोल रहे हो। अगर आप वॉल्यूम के बेसिस में बोल रहे हो, पार्ट बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो इसका जो रहता है वो क्या रहता है, 78, 0.78 फ्रैक्शन रहता है, ठीक है ना। लेकिन यदि मास के बेसिस में देखूं मैं तो ये रहता है 0.7547, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर मास के बेसिस में बताएं कि वॉल्यूम के बेसिस में बताएं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो अगर वॉल्यूम के बेसिस में देखेंगे तो ये इतना फ्रैक्शन रहता है इसका, ठीक है ना। और अगर मास के बेसिस में देखें तो 2319, ठीक है। सेम चीज आर्गन का 0.0094 एंड सेम चीज किसका, पार्ट बाई मास का क्या होगा, 0.0129, सेम चीज CO2 का 0.003 एंड ये होता है 0.005, ठीक है। बाकी ये बहुत कम अमाउंट में रहता है, ठीक है। वाटर वेपर तो आपको पता है सर स्टीम है, ये तो हम अभी तक पढ़ ही रहे थे। अब ये वाटर वेपर आपको पता है कि स्टीम का है, अगर कोई प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर मतलब अभी और चीज बताऊंगा मैं आगे आपको क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अभी ये मान के चलो कि वाटर वेपर क्या हो सकता है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर है, ठीक है ना।
तो लिक्विड प्लस वेपर इसका मतलब इसके अंदर वेपर नहीं रह सकता, ठीक है। ये तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी बता रहा है, यदि मिक्सचर है आपके पास, ठीक है ना। तो जो वाटर वेपर है या तो वो इस लाइन में होगा, ठीक है, और या तो इसमें होगा, इसके इधर होगा, ठीक है ना। अगर वो इस रीजन में तो उसे क्या बोलेंगे हम, सुपर हीटेड, ठीक है। और अगर वो इस लाइन में तो उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, इसका मतलब वाटर वेपर जो हमारी एयर में है वो दो, मतलब उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो सैचुरेटेड कंडीशन में होगा और या तो वो क्या होगा, सुपर हीटेड कंडीशन में होगा। अब सुपर हीटेड कंडीशन में मतलब वो सुपर हीटेड कंडीशन है, जो स्टीम होगी वो क्या होगी, सुपर हीटेड होगी। तो जनरली हमारे जो स्टीम रहती है वो क्या रहती है, एयर में जो स्टीम रहती है वो क्या रहती है, सुपर हीटेड रहती है। समझ में आ गया, सुपर हीटेड मतलब उसका सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या ज्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। उस सैचुरेटेड मतलब यदि वो सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर है, ठीक है। दूसरा इसको और चीज बोलते हैं, ठीक है, यदि अगर वाटर वेपर सैचुरेटेड है तो एयर को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर। जो एयर होगी उससे बोलेंगे हम कि ये एयर क्या है, सैचुरेटेड एयर। लेकिन यदि वाटर वेपर सुपर हीटेड है तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, तो जो ये ड्राई एयर पार्ट है इसे भी हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, वाटर वेपर पार्ट है इसे भी हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मॉइस्ट एयर, जो हमारी एयर है अभी मॉइस्ट एयर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस इन एनी प्रोसेस इन विच कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर अकर। अगर इन कंडेंसेशन और इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि होता रहता है, वाटर वेपर कम भी हो जाता है कहीं कहीं पे ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर वैसी चीज हो रही है तो वहां पे इस मॉइस्ट एयर को प्योर सब्सटेंस नहीं मान सकते, ठीक है। इन सच ए केस रेगुलर चार्ट्स हैव टू बी डेवलप्ड टू डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द कंपोजिशन, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी हम कल से पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, साइकोमेट्रिक चार्ट एंड साइकोमेट्रिक प्रोसेस। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कल से, ठीक है दोस्त। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्टीम भी मौजूद है हमारी एयर में, जो कि सुपर हीटेड, जनरली क्या रहती है, सुपर हीटेड स्टीम है। अब आप ऐसा मत समझना कि सर वाटर से स्टीम बन रही 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में बनी, अब आप बोल रहे हो कि सुपर हीटेड स्टीम है, इसका मतलब 120 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर वेपर मौजूद है। नहीं, वो 120 डिग्री सेल्सियस में नहीं है, वो किस में मौजूद है, वो है जितना हमारा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का उतने, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो स्टीम भी क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन वो सुपर हीटेड क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो स्टीम जो सैचुरेशन टेम्परेचर है प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया ना, प्रेशर कम होगा, ठीक है, ठीक है। ये टेम्परेचर यदि 100 डिग्री सेल्सियस है 1 एटमॉस्फेरिक में, तो अगर प्रेशर यदि मैं बहुत कम कर लूं तो ये 30 डिग्री सेल्सियस में भी स्टीम बन सकती है, ठीक है। और कम कर दूं तो प्रेशर को तो 15 डिग्री सेल्सियस में भी स्टीम बन सकती है, ठीक है ना। तो जो हमारा जो प्रेशर है, जो वाटर वेपर जो मौजूद है उसका प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो एयर में मौजूद है उसका प्रेशर क्या है, बहुत कम है। बहुत कम होने के कारण उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी कम है और उस कारण वो कहीं सुपर हीटेड रीजन में लाई कर रहा है किसी एयर में।
ठीक है। तो अभी चिंता नहीं करेंगे, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे इसे तो बहुत अच्छे ढंग से आएगा आपको समझ। ओके दोस्तों, कोई डाउट है तो पूछिए। पूछिए पूछिए, कोई डाउट। प्रभास को तो नहीं है, बाकी सब जो है। अजय विकास, आपको कोई डाउट? अजय विकास अनम्यूट करके बोलेंगे। आ रहा है समझ में? चलो सही है सही है। चलो ठीक है दोस्तों, लगे रहो। कल करेंगे, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे तो इसको जल्दी कर देंगे। 2-3 क्लास में साइकोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। आजकल तीन दिन और मान के चलो तो हमारा गेट का सिलेबस खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। गुड नाइट। और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो रह सकते हैं, बाकी लीव हो सकते हैं दोस्तों। सर BARS समझ में नहीं आया अच्छा सा।